हेलो वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों यहाँ पे कई बच्चों के कमेंट आए हैं और वो क्या है कि यहाँ पे कि सर आप जो टॉपिक करवा रहे हो यहाँ पे जो अपना मैथमेटिकल फिजिक्स की अपन बात कर रहे हैं, तो पिछले टॉपिक के अंतर्गत क्लास नंबर 5 की बात करूँ मैं, तो वहाँ पे मैंने क्या करवाया था आपको, कार्तीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत और जो अपना गोलीय निर्देश तंत्र था उसमें जो संबंध चल रहा था, उसमें जो रिलेशन चल रहा था उसको मैंने करवाया था। और वहाँ पे हमने कंप्लीट करा था कि हमारे पास में जो गोलीय निर्देश तंत्र होता है वो लांबिक निर्देश तंत्र होता है, इसको प्रूफ किया था हमने। ठीक है, किसके द्वारा? आधार सदिशों के जो गुणनफल है, अदिश गुणनफल है, उनको मल्टीप्लाई करके जीरो प्रूफ करके वहाँ पे वो काम किया था। तो वहाँ पे कई बच्चों के कमेंट आए कि सर ये यहाँ पे हमारे सिलेबस में नहीं है, या फिर आप कहाँ से करा रहे हो, ये तो हमें पता ही नहीं है ये टॉपिक कहाँ पे है। तो देखो बात ऐसी है, सुनो एक बार ध्यान से सुनो, सुनो भाई ध्यान सुनो, गौर से सुनो। बात यह है कि मैं यहाँ पे जो सिलेबस करवा रहा हूँ ये है प्रॉपर राजस्थान यूनिवर्सिटी का। अब आप देख लीजिए कि ये जो आप अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी के हो तो आप बिना सोचे समझे या बिना देखे सिलेबस को यहाँ पे आप हमारे पर विश्वास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर दूसरी यूनिवर्सिटी से हो, जैसे कोटा है, ब्रज है, मत्स्य है, सीकर है, अब इनका जो सिलेबस है ये थोड़ा बहुत चेंज होता है, इसमें कई टॉपिक हैं वो वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आप चेक कर लेना खुद, वैसे ये टॉपिक होने चाहिए आपके भी। तो ये मैंने सिलेबस चेक किया नहीं है वैसे, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो आपका सिलेबस, और आपका जो सिलेबस है उसको चेक करो, और वहाँ पे जो टॉपिक यहाँ पे मिलते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से, तो उनको आप आराम से पढ़ सकते हो। और एक बात मैं आपको बता दूँ, इम्पोर्टेंट बात, और वो क्या है कि हमारे पास में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है बाकी सभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे लगभग लगभग 75 से 80% मिलता है। और ये मेरे हिसाब से बीएससी में अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए काफ़ी है। 75 से 80% जो सिलेबस है वो काफ़ी होता है। इससे को अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो आपकी आराम से बीएससी में हमारे पास में 70 प्लस 75 या 80% आपकी बन जाती है, अगर आप इस सिलेबस को कवर कर लेते हो तो। ठीक है, तो बात बिल्कुल क्लियर है, और मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे मैं प्रॉपर राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस करवाऊँगा। प्रॉपर मतलब अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो तो आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो हमारे ऊपर। जो भी मैं करवाऊँगा, न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, डेरिवेशन करवाएंगे, जो भी टॉपिक है आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है यहाँ पे। लेकिन अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो आप अपना सिलेबस चेक करिए। ठीक है, और चेक करके आप ये देख लीजिए कि ये हमारे सिलेबस में है या नहीं है। ठीक है, तो इसकी अपनी कोई गारंटी नहीं है कि अपनी जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। देखो भाई, देखो समझ चाहता हूँ कि हमारे पास जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका थोड़ा बहुत टॉपिक हैं, वो आप एडजस्ट कर लेना, एडजस्ट आप अपने हिसाब से कर लेना वो। ठीक है, इसके लिए अपन क्षमा पाते हैं भाई। तो यहाँ पे जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के हैं स्टूडेंट हैं वो अपना सिलेबस से चेक करके यहाँ से जो भी टॉपिक आपके लगता है हाँ भाई ये हमारे पास है तो उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और मेरे हिसाब से अधिकतर टॉपिक मिलते जुलते ही हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से। ठीक है भाई साहब, आपकी ये बात क्लियर हो गई। तो जो कमेंट आए थे उनको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब देखो यहाँ पे चलते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखो मैं बात बताता हूँ आपको कि टॉपिक्स को ऐसे मत समझो कि ये हमारे पास टॉपिक है या नहीं है। सीखने की कोशिश करो, आप क्या करो, सीखने की कोशिश करो। क्योंकि देखो हमने यहाँ पे आपको पता है कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारे पास में कितने प्रकार के निर्देश तंत्र होते हैं। तो हमने 5 प्रकार के निर्देश तंत्र पढ़े थे भाई, 5 प्रकार के निर्देश तंत्र पढ़े थे। कौन कौन से? कार्तीय, गोलीय, बेलनी, फिर उसके बाद में अपने वक्र रेखीय, और फिर लांबिक वक्र रेखीय पढ़े थे। तो एक बात यहाँ पे अपन क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास में मैथमेटिकल फिजिक्स इस बुक का नाम है। आपको पता है मैथमेटिकल फिजिक्स बुक का नाम है, और आपने ये सुना भी होगा पहले कि इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज़्यादा हैं। क्या सुना आपने? कि न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हैं वो इसीलिए यहाँ पे अपने जो ये कोऑर्डिनेट है ना, इनके अंतर्गत अपन रिलेशन निकाल रहे हैं, संबंध निकाल रहे हैं। जैसे कि अपन ने कार्तीय कार्टेशियन का अपन ने किसमें किया, जो अपना गोलीय था स्फेरिकल उसमें किया था। और अब यहाँ पे आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास जो कार्टेशियन है, कार्तीय निर्देश तंत्र है,
उसका संबंध निकालेंगे अपन बेलनी निर्देश तंत्र में। और इसके अंतर्गत देखो अपन क्या क्या निकालेंगे, वही बेस वेक्टर निकालेंगे, वही स्केलर फैक्टर निकालेंगे, वही इकाई सदिश निकालेंगे, और फिर इसी के अंतर्गत कई क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे साथ के साथ। तो बिल्कुल डिट्टो टॉपिक है जो हमने पिछला पढ़ा है, बिल्कुल कार्तीय से गोलीय में। अब अपन बात करेंगे कार्तीय से बेलनी में, मतलब कार्टिशन से सिलेंड्रिकल में बात करेंगे। ठीक है भाई, देखो बात करते हैं इंग्लिश मीडियम की, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से समझने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स हैं, जैसे कार्तीय है, कार्टिशन है, बेलनी है, सिलेंड्रिकल है, तो यहाँ पे मैं जनरली यूज ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे। और समझने की बात यह है कि जब यहाँ पे कोई डेरिवेशन स्टार्ट होता है तो आपको वहाँ पे दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई डेरिवेशन है, उसमें तो आप सिंपली जो कैलकुलेशन चलती है वो इंग्लिश मीडियम चलेगी, वो हिंदी मीडियम चलेगी, तो बात बराबर है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और जहाँ तक है मैं यूज कर लेता हूँ प्रॉपर। तो आज का जो टॉपिक है उसको अपन डाल लेते हैं, और यहाँ पे अपन एक हेडिंग के रूप में डाल लेते हैं, जैसे कि अच्छा टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसको अपन कह सकते हैं। और एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं, और अगर नहीं भी आते हैं ना, तो इसके अंतर्गत जो अपन रिलेशन निकालेंगे, वो जो फॉर्मूला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनसे अपन बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल निकालेंगे। पहले बोल दिया मैंने आपको कि ये अपनी जो बुक है वो टोटल न्यूमेरिकल के ऊपर बेस है, तो न्यूमेरिकल से बिल्कुल घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अपन न्यूमेरिकल्स को इस टाइप से करेंगे, इस प्रकार सॉल्व करेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं अपन, बिल्कुल डिट्टो, बिल्कुल सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब अपन यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जो फॉर्मूलाज हैं, जो बेसिक है, उनको अपन ध्यान से पढ़ लेंगे, तो वहाँ पे न्यूमेरिकल को करने में अपन को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, साफ सी बात है। तो यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं, आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो हेडिंग है वो क्या है बताओ? हमारी जो हेडिंग है वो है कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्टिशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और बेलनी निर्देश तंत्र। देखो एक दिन बीच में वीडियो नहीं आई थी, तो आज की वीडियो में थोड़ा सा धैर्य रखना, बड़ी भी हो सकती है, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई एक दिन मौज कर ली, अब पढ़ लो एक दिन और। तो यहाँ पे देखो कार्तीय निर्देश तंत्र व बेलनी निर्देश तंत्र में संबंध, तो यहाँ पे इस प्रकार अपन ने हेडिंग डाल ली है। इसको थोड़ा बहुत अपन वही अंडरलाइन का जो काम करते हैं कर लेते हैं थोड़ा सा, उससे क्या है कि थोड़ा सा अच्छा रहता है अंडरलाइन करने से, टॉपिक्स अपने दिमाग में थोड़े अच्छे तरीके से क्लियर होते हैं। टॉपिक है वो अपने माइंड में थोड़ा अच्छा सेट होगा इससे, क्या है, अंडरलाइन करने से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो आइए वही यहाँ पे बैच में यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं अपन एक, और लाइन खींचने के बाद में वही डिस्कस करेंगे जिस प्रकार अपन ने कार्टिशन में और स्पेरिकल में बात करी थी, उसी प्रकार कार्टिशन और सिलेंड्रिकल में बात करेंगे। एक प्रकार लिखेंगे कार्तीय निर्देश तंत्र और एक तरफ लिखेंगे बेलनी निर्देश तंत्र, और वही है, मतलब बिल्कुल सिंपल डिट्टो प्रोसेस चलेगा। वही अपन डायग्राम के माध्यम से कार्टिशन को समझेंगे, वो डायग्राम के माध्यम से अपन किसको समझेंगे, बेलनी निर्देश तंत्र को। ठीक है, और वही उसके बाद उन दोनों में संबंध निकाल देंगे, उसके बाद में वही आधार सदिश निकालेंगे, उसके बाद में वही स्केलर फैक्टर अदिश गुणांक निकालेंगे, और उसके बाद में हमारे पास में आगे चलते हुए यहाँ पे अपन उसको प्रूफ कर देंगे, किसको, जो हमारा बेलनी निर्देश तंत्र है इसको अपन लांभिक प्रूफ कर देंगे। कैसे? वही आधार सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करा देंगे, अदिश गुणनफल करा देंगे, और वहाँ पे जीरो प्रूफ कर देंगे, और वहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद में ये अपना आज का काम खत्म हो जाएगा। मतलब ये काफ़ी अच्छा टॉपिक अपन पूरा कवर करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इधर हेडिंग डाल लेते हैं अपन कार्तीय निर्देश तंत्र। और देखो भाई कई स्टूडेंट हैं उनको लगता है कि अपन यहाँ पे स्लो पढ़ाते हैं, तो आप स्पीड तेज कर लीजिए भाई यूट्यूब की, भाई यहाँ पे वीडियो है उसकी स्पीड है उसको तेज कर लीजिए आप, यूट्यूब पे ऑप्शन आता है तो कर लीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे देखा जाए तो बेस्ट रहता है कि आप बिल्कुल ईजी वे में यहाँ पे बिल्कुल सिंपल समझोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, सिंपल धीरे धीरे समझोगे तो कार्तीय निर्देश तंत्र, और इधर डालते हैं अपन बेलनी निर्देश तंत्र। ठीक है भाई साहब, बेलनी निर्देश तंत्र भी लिख देते हैं, चलो यार तंत्र। अब पकड़ेंगे थोड़ा स्पीड, क्योंकि अपन थोड़ा बहुत यहाँ पे ज्ञान की बात आपको समझाने लग गए थे, आप समझेंगे बिल्कुल तगड़े तरीके से। आ जाओ भाई इसको कर देता हूँ ऊपर, ठीक है।
अब आ जाओ यहाँ पे, मेरे को बताओ फटाफट, अपन ने क्या पढ़ा था कार्तीय निर्देश तंत्र में? अपन ने पहले, मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे अपने पास जो किसी भी पार्टिकल को अगर अपन निरूपित करते हैं, अर्थात यहाँ पे कोऑर्डिनेट होते हैं, वो किसके रूप में होते हैं? एक्स वाई जेड के रूप में। बताओ सही बात है या नहीं है? जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से बोलो, हाँ या ना। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र में वो एक्स वाई जेड की फॉर्म में होते हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हो सर आप। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार अपन डायग्राम बना देते हैं इसका, ये देख लो आप। इस प्रकार मैंने क्या बताया था, देखो ये एक्स दिया था अपन ने, ये यहाँ पे वाई दिया था और यहाँ पे ये जेड दिया था। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे देखो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। जहाँ तक हो सके तो इसको आप कैपिटल ही मानो, ठीक है। ये कैपिटल हो जाएगा, ये अपना कैपिटल लग रहा है, ये जेड अपना कैपिटल हो गया। यहाँ पे ये क्या है? अपना मूल बिंदु, सेंटर हो जाएगा। उसके बाद में कोई पार्टिकल है अपने पास, ये इस प्रकार कोई पी पार्टिकल है जिसके जो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, वो कितने हैं? एक्स कोमा वाई कोमा जेड हो गए। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार अपन ने क्या बोला कि कार्तीय निर्देश तंत्र में जो कोऑर्डिनेट होते हैं अपने पास, उससे वो क्या होते हैं? एक्स वाई जेड के रूप में होते हैं। और हमारे पास में जो स्थिति सदिश है आर वेक्टर यहाँ पे, वो क्या होगा बताओ? एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। और यहाँ पे मैंने आपको लिमिट समझाई थी, आपको पता हो तो, कि हमारे पास में जो एक्स है, जो वाई है, वो जेड है, इसकी जो लिमिट है वो मैंने आपको बताई थी। तो बताओ फटाफट क्या बताई थी? देखो एक्स हो चाहे वाई हो या चाहे जेड हो, ठीक है, हमारे पास में जो इसकी लिमिट आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, और मैंने आपको समझा दिया था क्यों आएगी, किस प्रकार आएगी। देखो यहाँ पे अपने पास जो इसकी लिमिट रहेगी वो निम्नतम तो रहेगी माइनस का इन्फिनिटी, और अधिकतम रहेगी प्लस का इन्फिनिटी। और ये क्यों रहेगी मैंने आपको समझा दी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास में, देखो जेड है, जेड हमारे पास जैसे ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ यहाँ पे अपन कितना भी बढ़ा सकते हैं जेड जेड अक्ष को, ठीक है। उसी प्रकार अपन बात करते हैं हमारे पास में वाई को और एक्स को, उसी प्रकार अपन यहाँ पे धनात्मक दिशा में और ऋणात्मक दिशा में दोनों तरफ से इन्फिनिटी की तरफ अपन बढ़ा सकते हैं। मतलब कोई भी रोक टोक अपने यहाँ पे नहीं है। तो आगे बात समझ में, लिमिट किस प्रकार अपन ने यहाँ पे प्रदर्शित करी है। तो ये हो गया अपने पास कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बात करते हैं सिलेंड्रिकल की। तो आइए यहाँ पे चलते हैं। अब देखो ये अपने पास नया है क्योंकि अपन ने अभी तक इसके बारे में पढ़ा नहीं है, तो इसको अपन पढ़ते हैं अल्टीमेट तरीके से। थोड़ा सा क्या करेंगे अपन, यहाँ पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान लगाओ यहाँ पे। तो बेल निर्देश तंत्र नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा अपन को? एक सिलेंड्रिकल एक यहाँ पे डायग्राम अपन को बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पे सिलेंड्रिकल एक डायग्राम बना लीजिए आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, अल्टीमेट मज़ा आएगा। और मज़ा ही आना चाहिए बस पढ़ने में। अगर पढ़ने में मज़ा आ गया तो फिर समझ लो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। फिर पढ़ने में मज़ा आने लग गया तो फिर इससे कोई बड़ी बात है क्या, बताओ। ये हमारे पास क्या बन गया? एक सिलेंडर बन गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही बात है। तो इस प्रकार यहाँ पे अगर इसमें अगर अपन कोऑर्डिनेट्स डिवाइड करें इस प्रकार, देखो ध्यान से देखने की कोशिश करोगे आप, तो यहाँ पे अल्टीमेट तरीके से आपको समझ में आएगा। ये देखो इस प्रकार अपन ने यहाँ पे क्या कर दिए, कोऑर्डिनेट डिवाइड कर दिए। समझो बात को। ये क्या है अपने पास? एक्स है, ये हमारे पास क्या है? वाई है, और ये क्या है हमारे पास? जेड है। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है। बिल्कुल आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो ये कहानी हो गई। अब रुको एक बार, अब रुको। यहाँ पे क्या करते हैं अपन, वही अपने पास क्या है? मूल बिंदु है, तो वही अपने पास मूल बिंदु हो जाएगा, ठीक है। और फिर वही हमारे पास में देखो यहाँ पे समझने की बात क्या है, यहाँ पे देखो हमारे पास में मैंने आपको ये नहीं बताया कि हमारे पास में बेलनी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें जो कोऑर्डिनेट हैं इनको किसके रूप में व्यक्त करते हैं। और वैसे बताने की आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए वैसे, क्यों? क्योंकि मैंने आपको जब वहाँ पे पार्ट बताए थे, प्रकार टाइप्स बताए थे, तो मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था कि हमारे पास में जो बेलनी निर्देश तंत्र है उसके अंतर्गत जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनको अपन रो, फाई और जेड के रूप में व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पे रो क्या है, फाई क्या है और जेड क्या है, उसको समझो भाई। यहाँ पे हमारे पास में जो रो है, हमारे पास में जो रो है वो हमारे पास में ये जो अपने पास बेलन है, हमारे पास में जो सिलेंडर है, इसकी क्या है? त्रिज्या है, रेडियस है। आगे बात समझ में। और हमारे पास में जो फाई है,
हमारे पास में जो फाई है ये क्या है, ये हमारे पास में एक के डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट है। कहने का मतलब है हमारे पास में क्या है, एक डायरेक्शन कोऑर्डिनेट है, और हमारे पास में क्या है कि एक थीटा है, हमारे पास क्या है, कोण की भांति काम करेगा। और हमारे पास में जो ये जेड है, ये क्या है, जेड है हमारे पास इस सिलेंडर की हाइट है, क्या है, ऊंचाई है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो रो क्या है, रो है हमारे पास में, वो त्रिज्या है, आर है, त्रिज्या है, त्रिज्या। ठीक है, हमारे पास में जो फाई है एक प्रकार से क्या है, कोण है। ठीक है, और हमारे पास में जो ये जेड है ये क्या है बताओ, जेड हमारे पास ऊंचाई है, हाइट है, ऊंचाई। और ये समझाएंगे कि हमारे पास जो फाई है ये कहाँ पे बनता है। थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो अल्टीमेट तरीके से समझ में आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना कि हमारे पास, मैंने क्या कहा आपसे, मैंने ये कहा है कि हमारे पास रो है वो त्रिज्या है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं हमारे पास, जैसे कि यहाँ से यहाँ पे बात करते हैं अपने पास। तो यहाँ से लेकर अपन देखो दूसरा पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे यहाँ से लेकर अपन बात करें, जैसे कि यहाँ से लेकर अपन ने बात करी यहाँ तक की, तो यहाँ तक क्या हो गया, एक तरीके देखा जाए तो सेंटर हो गया, और सेंटर से यहाँ तक क्या हो गया, ये इसकी रेडियस होगी। अर्थात अपन बात करते हैं पी पॉइंट है यहाँ पे, तो इसका जो बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाई, हमारी रो कहलाई, वो क्या है हमारे पास, त्रिज्या है। इसी प्रकार देखो अगर यहाँ पे अपन डायग्राम बनाते हैं, देखो समझने की कोशिश करना। इस प्रकार अपन डायग्राम बनाते हैं, देखो यहाँ पे डॉट 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 करते हुए, इस प्रकार देखो बीच में यहाँ पे डॉट 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 करते हुए ये यहाँ पे बन गया। तो यहाँ से अगर अपन सेंटर से यहाँ पे बनाए डायग्राम, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वही पी पॉइंट हमारे पास, और वही हमारे पास क्या है, रो है। आगे बात समझ में। और यहाँ पे हमारे पास में जो कोण बना है, देखो आप देखने की कोशिश करो बस। यहाँ पे हमारे पास देखो दूसरा पेन लेते, ये रहा, यहाँ पे जो बीच में कोण बन गया हमारे पास, वो क्या बन गया, हमारे पास फाई है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास में जो वाई एक्स है, और हमारे पास में जो ये त्रिज्या है फाई है, और रो हमारा रो है फाई, फाई नहीं रो है, और हमारे पास जो वाई एक्स है उसके मध्य बना है फाई कोण बना है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे अपन रो, फाई और जेड को, जेड क्या है हमारे पास, वो हाइट है, देख सकते हो आप, ये हमारे पास क्या है, इसकी हाइट हो गई। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, हमने तीनों जो निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट हैं, उनको यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से परिभाषित कर दिया है। तो मेरे को एक बात बताओ, डायग्राम में कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए डायग्राम में, 1% भी नहीं होनी चाहिए भाई। क्या है यहाँ पे, सिलेंडर बनाया अपन ने, सिलेंडर में अपन यहाँ पे कोऑर्डिनेट को यहाँ पे डिनोट करेंगे, तो एक्स वाई हो गया और जेड हो गया। और यहाँ पे बात करते हैं अपने पास, देखो क्या 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 है हमारे पास, कोऑर्डिनेट क्या है, देखो रो है, फाई है और जेड है। रो हमारे पास त्रिज्या है, फाई हमारे पास कोण है, और जेड हमारे पास क्या है, एक हाइट है, ऊंचाई के रूप में काम कर रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इस प्रकार कहानी ये बन चुकी है आराम से, और डायग्राम अपन ने समझा दिया है। अब यहाँ पे समझो बात को, अल्टीमेट तरीके से समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे कई बच्चों का सवाल ये रहेगा कि सर यहाँ पे हमारे पास जो फाई है, रो है और जेड है, इनकी लिमिट क्या होगी, इनकी सीमा क्या होगी, है नहीं बताओ। बिल्कुल सही सवाल है आपका, अल्टीमेट सवाल था, इसको समझाते हैं भाई साहब हम। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर अपन बात करें, किसकी बात करेंगे, ये बात करेंगे अपन रो की। तो एक बात बताओ, जो रो है वो क्या है, त्रिज्या है सर, यहाँ पे सर त्रिज्या है रो। तो मैंने ये एक बात आपको समझाइए कि यहाँ पे त्रिज्या, एक बताओ जो व्रत होता है हमारे पास, व्रत ले लो, या फिर यहाँ पे देखो ये एक तरीके से जो बेलन है वो दो वृत्तों से मिलकर बना हुआ है देखा जाए तो। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पे व्रत बन रहा है, यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे जो त्रिज्या है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, सेंटर से होती है। अर्थात यहाँ पे इसकी जो लो लिमिट हो गई वो कहाँ से स्टार्ट हो गई, 0 से हो गई, और यहाँ पे लो लिमिट तो हो गई 0, और हमारे पास में जो इसकी अपर लिमिट है वो बताओ कहाँ तक जाएगी। अर्थात अपन बात करते हैं भाई, देखो अपना जो वर्त है, जो सर्किल है, वो कितना ही लंबा ले सकते हो आप, कितना ही चौड़ा ले लो। यानी कि अपने पास यहाँ पे सेंटर से लेकर अपन बात करते हैं कि हमारे पास में जो रो की जो लेंथ होगी ये, या आप इसको कितना ही बढ़ा दो आगे तक चलता ही जाएगा। यानी कि अपन बात करते हैं इनफिनिटी तक अपन इसको रख सकते हैं। अर्थात यहाँ पे त्रिज्या का जो मान होगा, त्रिज्या की जो लिमिट हो गई, रेडियस की लिमिट हो गई, वो 0 to इन्फिनिट हो गई। पहली चीज खत्म। उसके बाद अपन बात करते हैं हमारे पास में जो फाई है, ये हमारे पास में फाई की जो लिमिट है वो कितनी होगी, फाई की जो लिमिट होगी वो हमारे पास में होगी। अब देखो ये जो कोण बनता है अपने पास, ये कोण है, ये 3D में है हमारे पास। कैसा है, 3D, मतलब त्रिविमीय है, 3D में है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई जो कोण है अगर वो 3D में होगा, समझो बात को, समझने की कोशिश करोगे तो अल्टीमेट मजा आएगा आपको। हमारे पास में जो फाई है ये क्या है बताओ,
फाई है हमारे पास में, एक क्या है कोण है थीटा है। अब ये अपन बात कर रहे हैं हमारे पास में जो बेलन है ये अपन 3D की बात करते हैं। तो 3D में अपन बात करते हैं जैसे समझने की, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे समझने के लिए, जैसे कि अपन बात करते हैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, ये इससे समझते हैं अपन। जैसे मान लो कि अपने पास से अपन बात करते हैं 3D की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो एंगल है हमारे पास में जो मूवमेंट करेगा वो देखो, यहाँ से देखो ये क्या हो गया हमारे पास, ये देखा जाए तो देखो ये हो गया एक 180 हो गया, 100 से डिग्री हो गया। लेकिन हमारे पास में 3D में क्या करता है, 3D में हमारे पास ये पूरा घूम जाता है, यानी कि हमारे पास में कितना हो गया, अर्थात 180 से मतलब 180 से डबल घूम गया, अर्थात 360 डिग्री घूम गया। सही बात है कि नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ पे हमारे पास में जो फाई कोण है ये भी हमारे पास में देखो इस प्रकार ये यहाँ पे गति करता 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 यानी कि चारों तरफ कोण बन सकता है हमारे पास फाई। तो इसकी जो लिमिट होगी वो हमारे पास 0 to 2 पाई होगी, अर्थात 360 डिग्री होगी। तो यहाँ पे समझ में आया या नहीं आया भाई? नहीं आया कोई बात नहीं, नहीं आया कहोगे, नहीं आया कोई बात नहीं, चलो दोबारा समझते हैं, चलो दोबारा समझ लेते हैं। हमारे पास में क्या बताया मैंने, देखो क्या बताया है मैंने, ये बताया है कि हमारे पास में जो 3D में कोण बनता है वो 360 डिग्री बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बात करते हैं हमारे पास जो फाई है, अब देखो यहाँ पे बना है, ये फाई यहाँ पे बना है, ठीक है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे मान लो त्रिज्या की, तो यहाँ पे बन जाएगा फाई। उसके बाद यहाँ मान लो तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ मान लो यहाँ बन जाएगा। उसके पीछे की सारी बात करते हैं, यहाँ बनता हुआ या मतलब ये चारों तरफ बनेगा। अर्थात क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे 360 डिग्री तक घूम सकता है ये। अब आ गई होगी बात समझ में, अब आ गई होगी, तो ताली बजा दो इसी बात पे। तो यहाँ पे ताली बजाओ और ये बोलो भाई सर आ गया समझ में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास जो फाई कोण है वो हमारे पास जिसकी लिमिट हो गई वो 0 से 2 पाई हो गई। आगे बात समझ में, तो अब आ गई होगी समझ में। आगे चलते हैं, अब टाइम फालतू बर्बाद नहीं करते हैं, आगे चलते हैं और जेड की लिमिट देखते हैं। अब जेड की बताओ भाई साहब, अब जेड की मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब क्या रहेगा भाई, फटाफट बताओ। जीरो लेवल समझ रहे ना, तो मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ, मैं जीरो लेवल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपसे भी मैं पूछ सकता हूँ सवाल। तो बताओ फटाफट, तो जेड की लिमिट क्या हो गई बताओ, जेड की जो लिमिट है वो क्या हो गई। तो जेड की जो लिमिट है, एक बात बताओ, हमारे पास में जो जेड है ये हमारे पास क्या है, 0 to पॉजिटिव है। लेकिन अपन बात करते हैं जेड को अपन नीचे तो बढ़ा सकते हैं, अर्थात जेड की जो लिमिट हो गई वो कहाँ से कहाँ तक हुई, समझने की कोशिश करोगे तो मजा आएगा। यानी कि जेड जो इसकी क्या है, हाइट है हमारे पास, किसकी हाइट है, बेलन की हाइट है। तो हमारे पास में जेड को अपन देखो ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हैं, नीचे की तरफ भी कितना बढ़ा सकते हैं। अर्थात जो जेड हो गई वो हमारे पास माइनस का इनफाइनाइट टू प्लस का इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू हो गई। अब ये बात मैं आपसे कहूँ, देखो सुनो बात को समझो, यहाँ पे जो हमारे पास में जो लिमिट्स हैं हमारे पास, ये एक तरीके से देखा जाए तो स्टूडेंट का जो स्टैंडर्ड है उसको हाई कर देती है। जैसे कि बात करते हैं अपन, कोई भी टीचर होता है ना, वो बच्चे का जो टैलेंट चेक करता है वो इन चीज़ों से चेक करता है। जैसे कि ये अपन बात करते हैं हमारे पास जो लिमिट हो गई ये कहाँ से कहाँ तक होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों से बच्चे का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है और बच्चे में कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर वो इन चीज़ों को सीख लेता है ध्यान से, ठीक है। तो एक बात बताओ, अपन ने यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए आधे घंटे का टाइम लगा दिया, और यहाँ पे अपन जो इसका डेरिवेशन करेंगे ना अभी इसके जस्ट इसके बाद में मात्र 5 से 10 मिनट लगेंगे खींच के, उसमें अपना डेरिवेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है समझने की बात, समझने की बात ये है कि बच्चों यहाँ पे बात ये है कि डेरिवेशन है उसको समझना कोई कठिन काम नहीं है। लेकिन आपने यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट को समझ लिया, कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया डायग्राम के माध्यम से, तो वो तो कचरा है, बस वो तो क्या है, कचरा है, रटा पिटा काम है जो यहाँ पे सीखने की चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे अपन ने ना तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, ना यहाँ पे अपन ने 12वीं में पढ़ा है, इस प्रकार की कहानी को हमने कहीं नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ रहे हैं। तो पहली बार पढ़ रहे हैं तो इंटरेस्ट से पढ़ो, मज़ा आएगा। आगे बात समझे। अगर आप फिजिक्स को फील करना चाहते हो एकदम, तो यानी कि आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और यहाँ पे इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो अल्टीमेट तरीके से मज़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात ख़त्म यहाँ पे, यानी कि दोनों की बात ख़त्म। तो लास्ट में अपन थोड़ा सा और बता देते हैं कि यहाँ पे कार्टेशियन में हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो एक्स वाई जेड के रूप में होते हैं, और बेलनी अर्थात सिलेंड्रिकल में हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट होते हैं, निर्देशांक होते हैं, वो रो फाई जेड के रूप में होते हैं। रो हमारे पास त्रिज्या है,
फाई कोण है, जेड हमारे पास ऊंचाई है। अब क्या करेंगे, अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे अपन इस क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड करने वाले हैं, पहले ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो बात करते हैं, सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे यहाँ पे इसके और इसके बीच में रिलेशन। ठीक है, पहला पॉइंट खत्म। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आएगा हमारे पास में, इन दोनों के बीच में बेस वेक्टर निकालेंगे, आधार सदिश निकाल देंगे। उसके बाद में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास में आधार सदिश की सहायता से, आधार सदिश की सहायता से इसके मतलब यहाँ पे बेलने देशांतर के अंतर्गत हमारे पास में जो अदिश गुणांक होता है, स्केलर कोफिशिएंट होता है, उसकी वैल्यू निकालेंगे। 3 पॉइंट। उसके बाद में जो चौथा पॉइंट है वो क्या है हमारे पास में, कि हमारे पास में जो ये सिलेंड्रिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसको अपन को क्या करना है, ऑर्थोगोनल लाम्बिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑर्थोगोनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी प्रूफ करना है। अब वो कैसे करेंगे वो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था और यहाँ पे भी अपन बता देंगे। चलो ठीक है, चलते हैं फटाफट। और उसके बाद में एक और पॉइंट याद करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, अपन एकांक सदिश का मान ज्ञात करेंगे, इस यूनिट वेक्टर का भी अपन यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये 4-5 पॉइंट हैं, इनको अपन यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो अब चलते हैं, आपको मैंने पूरा बेसिक समझा दिया है। अब यहाँ पे अपनी जो गाड़ी है उसको स्पीड पकड़ा देते हैं, मतलब अपन इसको दौड़ाते हैं अब 250 की स्पीड से। भाई जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो तो 150 पे दौड़ती है, लेकिन अपन गाड़ी है वो दौड़ेगी अब 250 पे। ठीक है, बुलेट ट्रेन को टक्कर देगी अब। चलो भाई फटाफट चलते हैं अब। और यहाँ पे अपन एक काम तो भूल ही गए यहाँ पे, और वो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो तो यहाँ पे बातों बातों में भूल गए अपन। और वो क्या भूल गए, वो ये भूल गए कि यहाँ पे हमारे पास में जो ये फाई कौन बना है, हमारे पास किस किस के बीच में बना है। एक तो हमारे पास जो रो है, हमारे पास में जो त्रिज्या है उसके बीच में, और वाई एक्स के बीच में बना है। तो यहाँ पे अपने पास जो कोऑर्डिनेट हैं वो तो अपने डिफाइन करिए नहीं। हमारे पास में देखो ये क्या है, हमारे पास में सेंटर है, सेंटर है। तो यहाँ पे देखो जो वाई एक्स है, एक प्रकार से देखा जाए तो परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। और यहाँ पे आपने ये तो 10th क्लास में पढ़ लिया था कि जो परपेंडिकुलर के साथ में जो घटक, जो हमारे पास में घटक डिवाइड करते हैं अपन, तो वो क्या होता है हमारे पास, वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास में साइन थीटा होता है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, रो साइन थीटा। ये क्या है हमारे पास, रो है, रो साइन थीटा। और आधार के साथ में आपने बहुत बार पढ़ रखा है, आधार के साथ में कोस थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पे घटक डिवाइड कर दिया। ये होता है हमारे पास में रो कोस थीटा। अब आपको याद आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे जब कार्टेशियन में और जब स्फेरिकल में जब संबंध यहाँ पे डिवाइड करा था अपन ने, यहाँ पे संबंध निकाला था, तो वहाँ पे भी अपन ने यहाँ पे घटक यानी कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट को डिवाइड किया था। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी अपन को करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आधार के साथ में क्या आ गया, रो कोस थीटा, और यहाँ पे अपने पास इसमें लंब के साथ में रो साइन थीटा। तो यहाँ पे x का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया, रो कोस थीटा, और y का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया रो साइन थीटा। और हमारे पास में z का जो कोऑर्डिनेट है वो तो z ही है। आगे बात समझ में आ गई क्या। तो ये देखो यार मेन काम था, इसको भूल गए अपन बातों बातों में। तो अब आ गया होगा मेरे साथ समझ में, कोई दिक्कत नहीं, पूरा कंप्लीट समझ में आ गया अल्टीमेट तरीके से। आगे चलते हैं भाई फटाफट, चलो भाई। हाँ भाई सभी आ जाओ इधर, सभी का ध्यान यहाँ पे स्क्रीन पे होना चाहिए, सभी आ जाओ अल्टीमेट तरीके से। अब अभी यहाँ पे मज़ा आने वाला है, अभी जो मेहनत करी है ना उसका फल यहाँ पे निकलने वाला है। अब देखो फटाफट बताओ मेरे को, फटाफट वैल्यूज बताओ। यहाँ पे देखो x बराबर क्या था, x का जो कोऑर्डिनेट का मान था वो कितना था, बताओ फटाफट। हमारे पास में जो x का मान था वो है रो कोस थीटा। रो कोस थीटा नहीं है, नहीं है, गलती मत करना, रो कोस थीटा नहीं, रो कोस फाई है। अगर वहाँ पे मैंने थीटा बोल दिया होगा तो उसको फाई कर लेना, फाई कर लेना, क्योंकि अपन ने बात करी थी जो रो और यहाँ पे वाई एक्स के मध्य जो कोण बना है वो फाई बना है। तो यहाँ पे रो कोस फाई होगा, ठीक है। तो वहाँ पे अगर थीटा बोल दिया हो गलती से तो उसको फाई कर लेना, फाई कर लेना। पहले बोल दिया मैंने, पहले बोल दिया है, अपनी गलती को मैंने सुधार लिया है। तो यहाँ पे बात करते हैं, देखो एक्स का बन गया रो कोस फाई, और वाई बराबर हमारे पास में रो साइन फाई, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं जेड का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास जेड बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, फटाफट चलते हैं अब। तो क्या किया था अपन ने, हमने वहाँ पे भी देखो फर्स्ट बार जो किया था वहाँ पे, तो क्या किया था वहाँ पे अपन ने किया था कि हमारे पास में जो इक्वेशन नंबर हमारे पास फर्स्ट है उसका स्क्वायर करो, प्लस में इक्वेशन नंबर जो सेकेंड है उसका स्क्वायर करो, प्लस में इक्वेशन नंबर जो थर्ड है उसका स्क्वायर करो, और तीनों का आपस में जोड़ दो। तो करो भाई फटाफट। तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो क्या है हमारे पास में रो, सीधा कर दो कोस स्क्वायर फाई प्लस में रो पे स्क्वायर आएगा तो रो पे भी तो आएगा स्क्वायर, तो रो स्क्वायर, और हमारे पास में साइन का स्क्वायर फाई प्लस में हमारे पास में
जेड स्क्वायर। तो जेड से जेड कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, देखो यहाँ पे सिंपल सा बात हुई, रो स्क्वायर बाहर कॉमन ले लो और वो ये साइन स्क्वायर फाई है प्लस में कोस स्क्वायर फाई है, तो इसका वैल्यू है वो कितनी हो गई, 1 हो गई। और यहाँ पे हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, ये प्लस में है भाई, प्लस में नहीं मल्टीप्लाई में, ये 1। तो यहाँ पे आखिरकार जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में रो स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास में जो ये आ गया रिलेशन आ गया, ये क्या है, ये हमारे पास संबंध है। ये क्या है, हमारे पास रिलेशन कहलाता है, किसमें, ये कहलाता है हमारे पास बेलन में और कार्टेशियन में हमारे पास क्या हो गया, रिलेशन आ गया। तो यहाँ पे अगर आपसे 1 नंबर में, 1.5 नंबर में पूछे, 2 नंबर में पूछ ले आपसे कि संबंध निकालो, अगर आपसे बोल दे कि संबंध निकालो रिलेशन बिटवीन सिलेंड्रिकल और कार्टेशियन में, तो यहाँ पे आपको यहाँ तक करना है। उसके बाद में अब जो यहाँ पे काम करेंगे अपन किसके लिए करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पे अब अपन हमारे पास में जो स्केलर कोफिशिएंट है, स्केलर कोफिशिएंट का जो मान निकालेंगे अपन, अदिश गुणांक का मान निकालेंगे। तो आप देखो इसके बाद में अपन क्या करते हैं, अतः अब देखो फटाफट बोलो भाई, कण का, पार्टिकल का जो स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है, उसका मान बताओ फटाफट, स्थिति सदिश का मान बताओ क्या होता है। हमारे पास में कार्टेशियन में जो पोजीशन वेक्टर होता है उसकी वैल्यू बताओ फटाफट क्या होती है भाई। देखो x बराबर में एक्स आई कैप प्लस में एक्स नहीं सॉरी आर बराबर होता है भाई, x बराबर नहीं होता, आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। साथ के साथ बोला करो, साथ के साथ याद हो जाएगा। तो यहाँ पे आर वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, देखो x की जगह अपन वैल्यू कितनी रखेंगे, यहाँ पे रो कोस फाई आई कैप प्लस में y की जगह क्या थी भाई, रो साइन फाई प्लस में जेड का जेड ही है, जेड के कैप। इसको दे दो समीकरण नंबर 5। इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, इसको याद कर लोगे तो हमारा जो डेरिवेशन है आने वाला, अभी आगे जो डेरिवेशन करेंगे वो अपन को अल्टीमेट तरीके से समझ में आएगा। जल्दी से जल्दी याद कर लो इसको, क्या बोल रहा हूँ सुना नहीं क्या आपने, जल्दी से जल्दी याद करो इसको, 3-4 बार बोलो, अभी अपनी जगह पे बोलो फटाफट। आर बराबर क्या है, रो कोस फाई आई कैप प्लस में रो साइन फाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। जल्दी से जल्दी 2-3 बार बोल दो अपनी जगह पे। मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ इसको याद करने के लिए, तो कुछ काम ही आएगा तभी बोल रहा हूँ याद करने के लिए। ये मान लो कि इसी के ऊपर टिका हुआ, आगे का जो डेरिवेशन है इसी के ऊपर टिका हुआ है। अगर आपने पिछला डेरिवेशन पढ़ा होगा ध्यान से, थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा वहाँ पे, तो बिल्कुल डिट्टो सेम काम कर रहे हैं और यहाँ पे इसी के ऊपर टिका हुआ है पूरा काम। तो फटाफट देख लो इसको, क्या है ये, आर बराबर में क्या है, रो कोस फाई आई कैप प्लस में रो साइन फाई के कैप। तो के कैप तो लगा ही नहीं अपन ने, के कैप लगाओ, के कैप है और यहाँ पे क्या है प्लस में जेड के कैप, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी खत्म हो चुकी है। अब आगे चलते हैं, फटाफट चलते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अपन एक बात आपसे पूछता हूँ, और क्या है कि हमारे पास में यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो किस किस के रूप में है, बताओ फटाफट। हमारे पास में जो गोलीय निर्देश तंत्र है उसके अंतर्गत जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास में किस किस रूप में है, आर फाई और जेड के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में अपन सबसे पहले क्या निकालते हैं, हमारे पास में आधार सदिश निकालते हैं, आपको पता हो तो आधार सदिश निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास में जो आधार सदिश होगा वो किसके सापेक्ष निकलेगा, सबसे पहले वो निकलेगा रो के सापेक्ष में। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन त्रिज्य आधार सदिश लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होता है बताओ, सबसे पहले अपन बात करते हैं आधार सदिश की। तो आधार सदिश क्या होता है, इसको अपन बी से प्रदर्शित करते हैं। हमारे पास में जो पोजीशन होता है, पोजीशन वेक्टर होता है, उसका जो डेरिवेटिव अपने पास, जो कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास, उसके सापेक्ष उसका डेरिवेटिव कर देंगे अपन, ठीक है। तो वो कहलाता है अपना आधार सदिश कहलाता है। लेकिन अपन बात करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे आई बराबर क्या है, 1,2,3 है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं अपन त्रिज्य आधार सदिश के लिए, अर्थात यहाँ पे बी फाई के लिए बात करते हैं। तो डी आर वेक्टर तो ऐसे कैसे, और हमारे पास ये हो जाएगा डी और ये क्या हो जाएगा फाई नहीं रो, डी रो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो डी रो है, ये फाई नहीं है, डी रो बराबर में डी आर वेक्टर अपन में डी रो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो अपन क्या करना पड़ेगा, देखो समीकरण नंबर 5 है हमारे पास, कहाँ है। अब मैंने आपको याद करने के लिए बोल दिया था भाई, हमारे पास में जो समीकरण नंबर 5 है उसका डेरिवेटिव करेंगे अपन किसके सापेक्ष में, रो के सापेक्ष में, रो के सापेक्ष में उसका डेरिवेटिव करेंगे। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास में जो स्थिति सदिश है आर वेक्टर, उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। कौन सा? पार्शियल डेरिवेटिव, आंशिक अवकलन अपन को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 5 के दर्शन में फिर करवा देता हूँ आपके। ये रे भाई समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 5 क्या है? रो कोस फाई आई कैप, रो साइन फाई के कैप प्लस में जेड के कैप। तो यहाँ पे अपने पास जो यहाँ पे समीकरण नंबर 5 है, उसका डेरिवेटिव कर दो। कौन सा? पार्शियल डेरिवेटिव कर दो फाई के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखो फटाफट, यहाँ पे बी रो की जो वैल्यू है, बताओ फटाफट। देखो ये फाई है, इसका 1 हो जाएगा। और उसके अलावा देखो ये कोस, फाई थोड़ी है, रो है ये, तो रो का है, उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और उसके बाद में जो कोस फाई है वो तो ऐसे की वैसे रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट की भांति काम कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो कोस फाई आई कैप प्लस में देखो वही साइन फाई जे कैप। और हमारे पास में ये जो जेड के कैप है, ये तो यहाँ पे हमारे पास फाई का रो है, रो का जो फंक्शन है वो है ही नहीं यहाँ पे, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो उसको लिखेंगे नहीं अपन। तो बी रो की जो वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ गई? वो आ गई कोस फाई आई कैप साइन फाई जे कैप आ गई। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, हमारे पास में जो सेकेंड फंक्शन है फाई, उसके सापेक्ष में वैल्यू निकालेंगे। अर्थात हमारे पास में दो त्रिज्या सदिश है, उसका वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। लेकिन सुनो ध्यान से, हमने यहाँ पे क्या निकाला? बी रो निकाल दिया। अब देखो आपको पता हो तो हमारे पास में जो अदिश गुणांक होता है, अदिश गुणांक स्केलर फैक्टर क्या होता है? बताओ फटाफट बताओ। एच बराबर में बी का मॉडुलस होता है, बी वेक्टर का मॉडुलस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास सिंपली, देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आई के लिए बात करते हैं तो हमारे पास में आई बराबर क्या होता है? देखो आई बराबर 1, 2, 3। लेकिन यहाँ पे बात करें किसके लिए? रो के लिए बात कर रहे हैं। तो एच रो बराबर में यहाँ पे देखो वही बी वेक्टर रो मॉडुलस में। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो किसकी? रो इसकी। तो ये आगे हमारे पास में देखो अंडर रूट में क्या आ जाएगा? देखो आई कैप गुणांक और जे कैप का गुणांक, तो यानी ये जो है कोस स्क्वायर फाई प्लस में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई। आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो हमारे पास में एच रो की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1। तो यहाँ पे हमारे पास में अदिश गुणांक का जो मान है, पहला अपन कह सकते हैं कि हमारे पास में अदिश गुणांक का जो मान है, ये हमारे पास ये कितना आ गया? हमारे पास 1 आ गया, एच रो का मान। उसी प्रकार अपन क्या निकालेंगे? एच फाई का निकालेंगे और एच जेड का निकालेंगे। और फिर लास्ट में लिख देंगे कि हमारे पास में जो अदिश गुणांक की वैल्यू है वो हमारे पास में आ गई है, ये आ गई है। तो हमारे पास में देखो अभी तक हमने एक के निकाली है, और वो किसके लिए? त्रिज्य आधार सदिश के रूप में निकाली है, यानी कि रो के रूप में निकाली है। अब निकालेंगे फाई के रूप में। फटाफट निकाल दो भाई। अब इसमें है क्या? बचा हुआ क्या है? कुछ नहीं है, सिंपल सा है। अब देखो फटाफट वैल्यू पुट करवाओ, फटाफट करवाओ। अब देखो सेकंड काम अपना है वो किसके लिए है? वो हमारे पास है बी वेक्टर। हमारे पास देखो यहाँ पे डाल दो, सेकंड पॉइंट डाल दो, और सेकंड पॉइंट डाल के यहाँ लिख दो अदिश आधार सदिश, आधार सदिश। और वो किसके लिए है बताओ? आधार जो सदिश है हमारे पास, सेकंड पॉइंट डाल रखा है यहाँ पे, देखो ये है आधार सदिश है वो हमारे पास। ये देखो यहाँ पे नीचे से इधर से आ रहा है, इसको इधर ही कर दो वापस, ठीक है। ये हमारे पास आधार सदिश है, किसके लिए है बताओ फटाफट? ये हमारे पास है बी फाई के लिए है। तो बताओ क्या होगा? डी आर वेक्टर अपॉन में हमारे पास करेंगे, वो करेंगे डी फाई के। अब हमारे पास में जो समीकरण नंबर 5 था, उसका डेरिवेटिव करेंगे अपन फाई के रेस्पेक्ट में। तो समीकरण नंबर 5 से, अब बताओ समीकरण नंबर 5 था क्या अपने पास? समीकरण नंबर 5 था रो कोस फाई आई कैप, रो साइन फाई जे कैप प्लस में के कैप जेड के कैप, ठीक है। तो फटाफट देखो समीकरण नंबर 5 है, उसका डेरिवेटिव कराओ किसके रेस्पेक्ट में? फाई के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या आएगा? देखो बी वेक्टर जो फाई आएगा हमारे पास, वो आएगा माइनस का, देखो कोस का क्या हो जाएगा? कोस का हो जाएगा माइनस का साइन, तो रो ऐसे कैसे? और हमारे पास में जो कोस था उसका हो जाएगा साइन फाई, ठीक है, आई कैप प्लस में वही साइन क्या हो जाएगा? कोस हो जाएगा, तो रो कोस फाई जे कैप, ठीक है। और उसका जेड का 0 हो जाएगा। तो समीकरण नंबर इसको क्या देखो? समीकरण अपन दिया नहीं था कुछ भी, तो इसको छोड़ दो उठा। तो इस प्रकार हमने बी फाई निकाल लिया। अब देखो हमारे पास अदिश गुणांक निकालते हैं अपन, यहाँ पे स्केलर गुणांक स्केलर फैक्टर निकालते हैं। तो इस अदिश गुणांक कितना हो जाएगा बताओ? एच फाई बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे मॉडुलस का बी वेक्टर फाई। अब देखो ये चीज़ें आपको अभी तक रट जानी चाहिए, कितनी बार अपन ने प्रैक्टिस कर ली है इसकी। फटाफट अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो एच फाई, ठीक है। और अंडर रूट में क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका गुणांक वही साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? रो आएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा माइनस का रो और इसका पूरे का स्क्वायर, फिर प्लस कर देंगे अपन और रो कर देंगे और कोस फाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या जाएगा देखो एच फाइव अंडर रूट में, और यहाँ पे देखो रो स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेंगे और वही
साइन स्क्वायर फाई प्लस में कोस स्क्वायर फाई हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और हमारे पास में एच फाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रो आएगी। तो हमारे पास में देखो एच रो की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितनी आई, 1 आई थी, और एच फाई की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया हमारे पास में रो। अब बात करते हैं हमारे पास में जो बचा हुआ है जेड, उसके लिए बात करते हैं हमारे पास उसके लिए क्या आता है, देखो एच का मान। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपन बात करते हैं आगे इसी प्रकार। अभी हमें तीसरा पॉइंट डालो आदर्श सदिश का। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, ये आएगी हमारे पास में बी वेक्टर जेड। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास में डी आर वेक्टर अपन में डी जेड। अब यहाँ पे हमारे पास जो समीकरण नंबर 5 है उसका डेरिवेटिव देखो, समीकरण नंबर 5 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको थोड़ी आसानी रहेगी। यहाँ पे क्या था हमारे पास समीकरण 5, आर वेक्टर बराबर में रो, और क्या था हमारे पास में कोस फाई आई कैप प्लस में रो साइन फाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। अब एक बात मेरे को ये बताओ, हमारे पास में हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है जेड के सापेक्ष में, तो यहाँ पे हमारे पास में देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो कि कैलकुलेशन को समझो। यहाँ पे हमारे पास में जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, यहाँ पे जेड का कोई फंक्शन मौजूद नहीं है, तो ये कांस्टेंट की बात ही काम करेंगे, अतः इसका भी जीरो इसका भी जीरो। ठीक है, और यहाँ पे जेड है तो जेड का जेड के सापेक्ष में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, आर वेक्टर का जो मान आ गया वो 1 आ गया हमारे पास में। अब यहाँ पे अदिश गुणांक का मान निकाल लेते हैं अपन, अदिश गुणांक का मान निकाल लेते हैं। तो अदिश गुणांक का मान निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो वही एच जेड बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास मॉडुलस में बी वेक्टर जेड का मान। तो एच जेड बराबर कितना आएगा, देखो यहाँ पे रख देंगे अपन, अंडर रूट में कितना आ जाएगा 1, और वही एच जेड का मान भी कितना आ गया, 1 आ गया। तो एक बात बताओ, अगर अपन मान लें जैसे कि हमारे पास में जो अतः अतः अपन कह सकते हैं, अतः यहाँ गोलीय निर्देश तंत्र के लिए, सिलेंडर के लिए गोलीय निर्देश तंत्र के लिए गोलीय निर्देश तंत्र के लिए हमारे पास में देखो एच रो कोमा एच फाई कोमा एच जेड का जो मान आया है वो कितना आया है बताओ। यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू आई है वो आई है 1, यहाँ पे रो और 1। तो यहाँ पे अब देखो सुनो बात को, यहाँ पे देखो मैं ये चीज़ें क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपसे सीधा यहाँ पे 2 नंबर का सवाल या 1 नंबर का सवाल यहाँ से आता है कि यहाँ पे प्रूव दैट कि हमारे पास में जो गोलीय निर्देश तंत्र होता है उसके लिए अदिश गुणांक का जो मान होता है एच रो एच फाई एच जेड का जो मान होता है 1 रो और 1 होता है। और क्या है कि बच्चे जब देखते हैं सीधा यहाँ पे अगर वैल्यू देखते हैं कि अदिश गुणांक का जो मान है 1 रो 1, ये प्रूफ करो, तो वो बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो हर एक चीज़ को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपके सामने ये समस्या नहीं आएगी। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि हमारे पास में कि आपके पास में जैसे क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि हमारे पास में कार्तीय और हमारे पास में गोलीय में संबंध बताओ, तो वहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर रो स्क्वायर, तो वहाँ तक आप करना है। उसके बाद में आपसे पूछ ले कि हमारे पास में जो हमारे पास कार्तीय और गोलीय है उसके अंतर्गत, जैसे गोलीय में बात करते हैं अपन, जो हमारे पास में सिलेंड्रिकल है उसमें जो अदिश गुणांक है स्केलर कोफिशिएंट है उनकी जो वैल्यू है 1 रो 1 प्रूफ करो, तो यहाँ तक करना पड़ेगा। अब इसके आगे अपन बात करते हैं कि हमारे पास में जो गोलीय है उसको अपन को प्रूफ करना है ऑर्थोगोनल लांबिक वक्र में प्रूफ करना है। तो वो कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे जो आधार सदिश निकाले थे स्केलर नहीं, जो हमारे पास में वेक्टर, हमारे पास में जो बेस वेक्टर निकाले हैं उनका अपन डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि अदिश गुणनफल करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो वहाँ पे उनकी वैल्यू 0 आती है। तो यहाँ पे अपन 0 प्रूफ कर देंगे, तो ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो आधार सदिश हैं उनका डॉट प्रोडक्ट करने के बाद में वैल्यू 0 आ गई, अर्थात हमारे पास में जो गोलीय होगा वो हमारे पास में ऑर्थोगोनल की भांति व्यवहार व्यक्त करेगा। तो उसको प्रूफ करते हैं अपन, अगला जो काम है अपना वही है। ठीक है, जल्दी से जल्दी प्रूफ करो और काम आज का ख़त्म करो। लेकिन वहाँ पे उससे पहले अगर अपन यहाँ पे यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकाल दें, इकाई सदिश की वैल्यू निकाल दें, तो वो तो बड़ी वही बात है हमारे पास में। उससे पहले अगर अपन यहाँ पे हमारे पास में जो प्रूफ करने वाले थे अभी अपन कि जो हमारे पास में सिलेंड्रिकल है उसको अगर अपन ऑर्थोगोनल प्रूफ करने वाले, तो उससे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पे क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, इकाई सदिश की वैल्यू निकाल देते हैं। तो ये क्या है, मैंने आपको वहाँ पे समझाए थे जब यहाँ पे अपने
बेस वेक्टर को समझा था और स्केलर कोफिशिएंट को समझा था, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर को, इन तीनों चारों डेफिनेशन को मैंने आपको एक साथ लिखवाया था। तो इसीलिए तो लिखवाया था क्योंकि अपन यहाँ पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं इनके अंतर्गत इन पॉइंट की गणना करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इनको। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे आपको सीक्वेंस में लिखाए थे एक साथ। तो इसलिए अपन यहाँ पे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे अपन ने बेस वेक्टर निकाल लिया, स्केलर कोफिशिएंट निकाल लिया। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बताओ, फटाफट बताओ। यहाँ पे ए कैप होता है हमारे पास में ए वेक्टर अपॉन में ए मॉडुलस में, ठीक है। ये होता है हमारे पास वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, अगर इसको अपन आधार सदिश के रूप में लिख दें तो क्या हो जाएगा, देखो बी बराबर हमारे पास बी वेक्टर, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास में बी मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन यहाँ पे बात करें, देखो बी कैप आई बराबर में हम यहाँ पे पुट कर देते हैं आई कैप। क्यों? क्योंकि अपन यहाँ पे ऑर्थोगोनल के अंदर बात करते हैं। ऑर्थोगोनल हमारे पास में जो लांबिक वक्र है उसके अंतर्गत हमारे पास में जो इकाई सदिश है उसको अपन ई कैप के रूप में प्रयुक्त करते हैं, उपयुक्त करते हैं। तो यहाँ पे अपने ये कर दिया ई कैप। और यहाँ पे जो हमारे पास में जो बी वेक्टर है, आपको पता है कि किसी भी आधार सदिश का जो मॉडुलस होता है वो हमारे पास में अदिश गुणनफल होता है, अदिश गुणांक होता है, यानी कि एच होता है वो, ठीक है। तो हमारे पास में इसको लिख सकते हैं अपन एच बी वेक्टर। तो यानी कि इसको यहाँ पे अपन इसको ये लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फटाफट वैल्यू पुट कर दो। हमारे पास सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, बताओ हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं अपन ई रो की बात करते हैं हमारे पास में। तो क्या है वैल्यू आएगी बताओ, हमारे पास में बी वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन यहाँ पे ये जो आई है हमारे पास में, जो आई है उसको लगाना भूल चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन आई लगा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। और यहाँ पे जैसे बात करते हैं हमारे पास में, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे इसको अपन आई के फॉर्म में लिखना भूल गए तो उसको लिख दो भाई, क्या दिक्कत है। यहाँ पे देखो ई आई कैप बराबर में बी वेक्टर, यहाँ पे आई अपॉन में मॉडुलस में बी वेक्टर आई। तो ये हमारे पास में क्या है कि जर्नल फॉर्म आ गई इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करते चलेंगे अपन इसके रूप में, और आगे अपने पास वैल्यू आती चलेगी। बताओ, तो ई रो का अपन मान निकाले यहाँ पे। तो फटाफट बताओ यहाँ पे क्या आएगा, देखो बी रो अपन में यहाँ पे मॉडुलस में, मॉडुलस थोड़ी आएगा, यहाँ पे एच आएगा। तो एच रो की बात करते हैं। तो एक बात मुझे फटाफट बता दो कि यहाँ पे हमारे पास में जो हमारे पास में बी रो की जो वैल्यू आई थी, बताओ क्या आई थी, जल्दी से जल्दी बताओ। हमारे पास में क्या थी, इसकी जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास में कोस फाई आई कैप प्लस में साइन फाई जे कैप। अब यार ये वैल्यू तो आपको याद हो जानी चाहिए। और यहाँ पे अपन ने क्या निकाला था बताओ, हमारे पास में जो एच फाई का मान निकाला था वो कितना था बताओ, एच फाई नहीं, एच रो का जो मान निकाला था वो 1 था, आपको याद हो तो। अभी निकलवाया था जस्ट 2 मिनट पहले ही। तो एच रो का मान 1 था। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अपन। तो हमारे पास में ई जो रो आएगा हमारे पास में कितना आएगा, देखो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ये है कोस फाई आई कैप प्लस में साइन फाई जे कैप। तो ये आ गई, अपॉन में क्या है 1 है। तो यहाँ पे सिंपली जो वैल्यू आ गई हमारे पास में वो आ चुकी है हमारे पास समीकरण नंबर, इसको अपन 1 दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे पॉइंट नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो ई रो की बात करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा बी रो नहीं फाई। अब देखो वही बात है, जहाँ पे रो था वहाँ तो फाई बुलाकर है, और जहाँ पे फाई है वहाँ पे रो बुलाकर है। यहाँ पे क्या है, फाई है। तो आप समझ लो, तो अंडरस्टैंड आप कर सकते हो आराम से, आप सेकेंड ईयर में आ चुके हो अब। तो यहाँ पे ये क्या है, फाई है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इस प्रकार अपन लिखेंगे फाई। तो यहाँ पे फिर बताओ भाई, फटाफट वैल्यू बताओ। हमारे पास में जो बी फाई की वैल्यू थी वो क्या थी हमारे पास में, आप याद करो, माइनस का रो, क्योंकि अपने समीकरण नंबर 5 का डेरिवेटिव कर दिया था। तो ये हो जाएगा साइन फाई आई कैप प्लस में यहाँ पे बात करते हैं अपने पास रो कोस फाई जे कैप। और एच फाई की वैल्यू कितनी थी याद करो, रो थी। तो यहाँ पे देखो वही बात है, हमारे पास में रो का, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो। तो यहाँ पे रो से ये रो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास में वैल्यू किसकी आएगी बताओ, ई फाई, यानी कि इसको ऊपर करना पड़ेगा। तो ई फाई की जो वैल्यू आएगी हमारे पास में वो आएगी हमारे पास में, देखो क्या आएगी, साइन माइनस का आएगी, माइनस का साइन फाई आई कैप प्लस में यहाँ पे आएगा कोस फाई जे कैप। तो ये आ गई हमारे पास में वैल्यू। ये किसकी आ गई बताओ, ये हमारे पास में आ गई ई फाई की। तो हमने निकाली, ई रो की निकाल ली, ई फाई की निकाल ली। उसी प्रकार अपन ई जेड की भी वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, फटाफट अपन निकालते हैं। देखो टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि डिट्टो प्रोसेस कर रहे हैं अपन। और इसी प्रकार अपन आगे जो बात करेंगे हमारे पास में जो संबंध निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे, उसमें भी यही पैटर्न फॉलो करेंगे अपन। तो यहाँ पे क्या आ गया, बी वेक्टर जेड अपॉन में यहाँ पे एच जेड आ गया।
तो ये बताओ आप एक बात मुझे बता दो कि हमारे पास में बी वेक्टर जेड का जो मान था वो कितना था, के था हमारे पास में। ठीक है, तो हमारे पास में के था। तो यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास में, देखो जेड बराबर बात करते हैं हमारे पास में। आपने वहाँ पे बात करी थी, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो कि वहाँ पे बी जेड थी, वहाँ पे बी जेड की जो वैल्यू थी हमने वहाँ पे क्या ली थी बताओ। तो यहाँ पे क्या आ गया, बी जेड की वैल्यू क्या आ गई। अरे भाई थोड़ी सी गलती यार, आज गलती पे गलती हुई जा रही है यहाँ। क्या कि मैंने आपको याद हो तो अभी बी जेड की वैल्यू अपन निकाली थी, 1 निकाली थी, याद हो रहा आपको, याद आ रहा हो तो बी जेड की वैल्यू 1 निकाली थी। ये के कहाँ से आ गया, आपके भी दिमाग में ये सवाल आया होगा कि ये के कहाँ से आ गया। अभी बी जेड की वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी, 1 निकाली थी। तो यार ये गलती पे गलती हो जा रही है अपने पास, के आएगी वैसे वैल्यू देखा जाए तो ना इसकी। तो देखो पीछे चलते हैं अपन वापस। तो देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें, अपन ने निकाली थी यहाँ पे वैल्यू, देखो कहाँ पे निकाली थी, हाँ यहाँ पे थी, कहाँ पे थी वो, रुको एक बार मैं देखता हूँ एक बार। यहीं पे ये रही हमारे पास में ये रही। यहाँ पे देखो मैंने किस प्रकार निकाला, इस प्रकार ऐसे निकाल दिया फटाफट फटाफट में। तो ये यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा। देखो गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गलती को सुधारा नहीं जाए तो बहुत ही बड़ी गलती होती है। तो यहाँ पे देखो शांति प्रिय समझो कि हमारे पास में जो बी जेड की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बताओ फटाफट। हमारे पास में देखो ये क्या करना पड़ेगा, हमारे पास में ये रहा हमारे पास आर वेक्टर, इसका करेंगे अपन पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में। तो एक बात बताओ, हमारे पास में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं अपन तो जेड के सापेक्ष इसके अलावा जो भी रहता है कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं इसका 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जेड का 1 होगा। लेकिन जेड के मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास में, के है, जेड के मल्टीप्लाई में के है। ठीक है, तो जेड के मल्टीप्लाई में के आ गया। अब आपको पता है यहाँ पे जो अपन एच जेड निकालते हैं वो किस प्रकार निकालते हैं, हमारे पास में बी का मॉडुलस। और मॉडुलस कैसे निकालते हैं आपको पता है, आई कैप का गुणांक, जे कैप का गुणांक और के कैप का गुणांक है। तो यहाँ पे के कैप गुणांक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसलिए एच जेड का तो 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई गलती नहीं है, यहाँ पे कोई गलती नहीं करी अपन ने, यहाँ पे फटाफट अपन ने कैलकुलेशन कर दी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं आपको यहाँ पे भी करवाने लगा कि बी जेड का जो मान है वो 1 आ रहा था, लेकिन वो तो गलत था, बी जेड का 1 आएगा क्या आएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा भाई, गलती है ना तो कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया करो, गलती इंसान से होती है। तो वो जल्दी जल्दी फ्लो में यहाँ पे ये वहाँ पे वैल्यू गलत हो गई थी, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। और यहाँ पे अब आगे चलते हैं, आकर बी जेड की वैल्यू को के पुट कर देते हैं। तो फटाफट चलो भाई, देखो फटाफट देखो, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में तो ये काम हो गया हमारा। तो बी जेड बराबर हमारे पास क्या आ गया, के आ गया। तो फटाफट बताओ हमारे पास में जो एच जेड की वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे एच जेड की जो वैल्यू है वो तो 1 है, वो तो 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास में ई कैप जेड की वैल्यू कितनी आ गई, की आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास में जो एकांक सदिश है, इकाई सदिश है हमारे पास में, उसकी जो वैल्यू देखो यहाँ पे अपन ने ई रो की निकाल ली, और हमारे पास में ई फाई की भी आ गई, और हमारे पास में ई जेड की भी आ गई। तो अब क्या करते हैं अपन, अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं। यानी कि इसको अपन क्या कर देते हैं, हमारे पास में क्रेमर नियम की सहायता से, याद करो क्रेमर नियम याद करो, हमारे पास में जो अपन ने 12th क्लास में पढ़ा था क्रेमर लॉ। तो क्रेमर नियम से इसको आव्यूह नहीं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पर, अरे मैट्रिक्स आव्यूह होती है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पर, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर आव्यूह हिंदी में बोलते हैं, मैट्रिक्स इंग्लिश में बोलते हैं, लिखने पर। तो यहाँ पे किस प्रकार लिखेंगे बताओ, ये हमारे पास में रहेगा देखा जाए तो एकांक सदिश का मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखो ई रो ई फाई ई जेड, फिर इस पे यहाँ पे रहेगा हमारे पास में कोऑर्डिनेट, यानी कि देखो इस प्रकार, यहाँ पे देखो वैल्यू फटाफट देखो, यहाँ पे देखो कोस फाई, ठीक है, साइन फाई और 0, यहाँ पे पुट करो। देखो माइनस का एक भी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे ऐसी नहीं बताई जो आपको रटनी पड़ी हो या फिर यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत आई हो, एक एक चीज़ को समझाया मैंने यहाँ पे, छोटी से छोटी चीज़ को। मेरे को पता है कि बच्चों को जहाँ पे दिक्कत आती है ना, वहाँ पे छोटी से छोटी जहाँ पे दिक्कत आई वो बता दी मैंने। और क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पे जैसे कि अपन मान लेते हैं, इसमें तो कहीं भी दिक्कत थी नहीं वैसे, लेकिन कोई भी डेरिवेशन आता है उसमें मेरे को पता है कि बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आएगी, 100% है, तो मैं उसको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, उसको एक नहीं मैं 2 बार बताता हूँ पहले ही। तो यहाँ पे फटाफट वैल्यू पुट करो भाई, देखो साइन फाई प्लस में यहाँ पे देखो कोस फाई 0, और यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो ई जेड की,
तो 0 है यहाँ पे, ये 0 है, और यहाँ पे इसकी क्या है, कितनी है, के नहीं है, इसकी 1 है यहाँ पे। और यहाँ पे तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट है, तो ये किस किस है बताओ, ये आई कैप है, ये जे कैप है, और ये के कैप है। ये आ गया बात, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब यहाँ पे जो कई गुरुजी होते हैं अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, तो कई गुरुजी नहीं, एग्जामिनर की बात कर रहा हूँ मैं, जो अपने पास जो पेपर बनाता है वो कई बार अपने आप को स्मार्ट समझ लेता है और क्या करता है, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया था, पिछले डेरिवेशन में बताया था, बिल्कुल डिट्टो प्रोसेस करिए, मतलब कॉपी पेस्ट चलाया अभी यहाँ तक पूरा प्रोसेस है वो कॉपी पेस्ट किया है अपन ने, बिल्कुल डिट्टो। तो यहाँ पे कई गुरुजी क्या करते हैं कि यहाँ पे ई रो, ई फाई और ई जेड को क्या लिख देते हैं, हमारे पास में रो कैप, फाई कैप और जेड कैप लिख देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू वही सेम रहेगी हमारे पास, कोस फाई साइन फाई 0 माइनस का कितना आ जाएगा, साइन फाई कोस फाई 0 0 0 1, इस प्रकार रहेगा। और हमारे पास में आई कैप, जे कैप और के कैप रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में मैट्रिक्स फॉर्म में, इसको अपन ने लिख दिया है। अब क्या करेंगे, अब हमारा काम रह गया, बस लास्ट काम है इस डेरिवेशन का, ये हमारा डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। फिर मतलब अपन क्या करेंगे, हमारे पास में जो बेस वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे और 0 वैल्यू आ जाएगी। अगर 0 वैल्यू आ जाएगी तो अपन प्रूफ कर देंगे, सिद्ध कर देंगे और कह सकते हैं कि हमारे पास में जो गोलीय निर्देश तंत्र होता है, हमारे पास में जो सिलेंड्रिकल है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो हमारे पास में ऑर्थोगोनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की भांति काम करता है। ठीक है, तो वो हमारा लास्ट पॉइंट है इसका, तो कर देते हैं उसको फटाफट, बस काम यही है अपना, फटाफट कर देते हैं उसको। अब देखो लास्ट पॉइंट रह गया है हमारा, और वो क्या है कि हमारे पास में जो गोलीय अपना गोलीय नहीं, हाँ गोलीय तो नहीं, अरे गोलीय नहीं, बेलनी है बात कर रहे हैं, बेलनी की बात कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल की बात कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल की, बेलनी की बात कर रहे हैं, तो बेलनी निर्देश तंत्र की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे गलती अपन से क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, रात को शूट कर रहा हूँ मैं, और क्या थोड़ी सी नींद भी आ रही है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जो गलतियाँ हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, साफ सी बात है, क्योंकि आज के लेक्चर में स्टार्टिंग से ही गलतियाँ हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी नींद आने के चक्कर में यहाँ पे गलतियाँ हो रही है। समझो रात को बज रहे हैं 11:30 12 बज रहे हैं, तब मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ ये आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कोऑपरेट आपको करना पड़ेगा, जहाँ भी गलती होती है ना तो उसको थोड़ा सा ऐसे रखें, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, सर से गलती होगी, लेकिन अपन को पता है कि यहाँ पे ये चीज़ आएगी। अगर आपने वहाँ पे पकड़ा होगा ना उस चीज़ को, तो आपके लिए फिर वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ रहे हो लगातार और प्रैक्टिस कर रहे हो। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या रह गया हमारे पास, जो बेलनी है ना, हमारे पास में जो बेलन निर्देश तंत्र है उसको अपन को करना है लाम्बिक में प्रूफ। सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारे पास, यदि हमारे पास में बी डॉट आई मतलब बी आई डॉट बी जे निकालते हैं अपन, तो हमारे पास में इसका जो डॉट प्रोडक्ट आता है, अदिश गुणनफल आता है, वो 0 आता है। ठीक है, पर कंडीशन क्या है कि हमारे पास में आई कैप और हमारे पास में जे कैप है, आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, कंडीशन ये कहती है। तो निकालो फटाफट। हमारा पहला काम क्या है भाई, पहला जो काम है हमारा वो ये है कि हमारे पास बी रो है और डॉट करा दो किसके, बी फाई के बीच में, करा दो भाई फटाफट। अब यहाँ पे फटाफट भाई वैल्यू बताओ मेरे को, बी रो की वैल्यू बताओ, अब तो रट जानी चाहिए यार, कोस फाई आई कैप प्लस में साइन फाई जे कैप। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का रो साइन फाई आई कैप प्लस में रो कोस फाई जे कैप। रट जानी चाहिए वैल्यू यार, अब तक तो कितनी बार तो यूज कर लिया इनको अपन ने। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ पे ये बात भी भाई बतानी पड़ेगी भाई, देखो आपको भूल गए होंगे, अब तो बड़े आदमी हो। आई कैप डॉट में आई कैप की वैल्यू बराबर में जे कैप डॉट जे कैप की, यानी सम का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पे आई कैप डॉट जे कैप बराबर में जे कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे करो भाई फटाफट, इसका करेंगे दोनों का। ठीक है, तो कितना आएगा भाई फटाफट बताओ, डॉट प्रोडक्ट करेंगे अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे करेंगे इस प्रकार, देखो इसको करेंगे, देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा देखो, ध्यान देखो, ये हो गया हमारे पास में माइनस का, और यहाँ पे रो, ठीक है, साइन फाई डॉट में कोस फाई, यहाँ पे इसका करेंगे तो बनाएगा, तो यानी कि प्लस में बात करते हैं, हमारे पास में कितना आएगा, प्लस में आएगा साइन फाई डॉट में कोस फाई, और ये रो को तो भूल गए तो यहाँ लगा दो रो। तो आप देख सकते हो दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 0 आ गई वैल्यू। तो बी रो और बी फाई, ये कैप लगा दो। अब आप देखो ये समीकरण नंबर इस प्रकार निकाल दिया। अगर अपन यहाँ पे सिमिलर लिख दी इसी प्रकार आप निकाल भी सकते हो। किस प्रकार, देखो हमारे पास में बी रो
और हमारे पास में डॉट कर दें किसका, बी जेड का, ठीक है, इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। और अपन बात करते हैं अगर बी फाई और बी जेड का वैल्यू निकाल दें तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। तो हमने यहाँ पे आधार सदिशों का जो अदिश गुणनफल है वो 0 प्रूफ किया है, जो कि हमारे पास में कंडीशन कहलाती है किसकी, लाम्बिक वक्र की। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि हमारे पास में जो बेलनी निर्देश तंत्र है, हमारे पास में जो सिलेंड्रिकल निर्देश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, सिलेंड्रिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो हमारे पास में क्या हो गया, वो हो गया हमारे पास में लाम्बिक, ऑर्थोगोनल लाम्बिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑर्थोगोनल लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र हो गया। ठीक है, कैसे हो गया, क्योंकि अपन ने यहाँ पे उसकी कंडीशन है उसको फॉलो करवा दी है। कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन क्या कहती है कि हमारे पास में यदि अपन डॉट प्रोडक्ट है वो 0 प्रूफ कर दें। अब देखो ये कहानी मैंने आपको कल समझा दी थी कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की जो कहानी है वो 0 कैसे आती है, वही समझाया था मैंने आपको। ये अपने पास आई कैप है, जे कैप है यहाँ पे। अब आप होता है हमारे पास में आई कैप है और जे कैप है, ठीक है, आई कैप है, ये आई कैप है, ये जे कैप है। अब ये डॉट प्रोडक्ट होता है, बीच में क्या आता है, देखो आई कैप ये डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, कोसेट आएगा। और आपको पता है कि आई कैप और कोस के बीच में कितना है, 90 डिग्री का, अर्थात 90 डिग्री प्रूफ करना है अपने को। तो यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास में जो 90 डिग्री प्रूफ करना है तो कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, इसलिए यहाँ पे अपन को 0 प्रूफ करना पड़ता है। यहाँ पे बात ये मैंने कल भी समझा दी थी आपको। तो आज के लेक्चर में क्या समझा, फटाफट बता दो, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, 1 ही मिनट में कर लेंगे रिवीजन। तो यहाँ पे आज के लेक्चर में कुछ नहीं पढ़ा है अपन ने। हमारे पास में जो सिलेंड्रिकल है, ठीक है, और हमारे पास जो कार्टेशियन है, इनके बीच में रिलेशन पढ़ लिया। उसके बाद में हमने ये देखा कि हमारे पास में जो सिलेंड्रिकल है इसके अंतर्गत हमारे पास में जो बेस वेक्टर है उसकी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। उसके बाद हमने आधार सदिश के बाद में अदिश गुणांक की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद में यूनिट वेक्टर की एकांक सदिश की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद में हमने प्रूफ भी कर दिया कि हमारे पास में जो बेलनी निर्देश तंत्र होता है वो हमारे पास में क्या होता है, लाम्बिक, अर्थात 90 डिग्री वाला जो अपने पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, लाम्बिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि ऑर्थोगोनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, उसमें भी हमने प्रूफ कर दिया उसकी कंडीशन को फॉलो करवाते हुए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे, आगे बात समझ में, ठीक है। और आज के लेक्चर काफ़ी है यार, 1 घंटे का लेक्चर हो गया, बहुत है। क्योंकि ये बड़ा क्यों हुआ, बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि 2 दिन की बात थी, 2 दिन यहाँ पे वीडियो नहीं आई थी, 1 दिन बीच में नहीं आई थी ना वीडियो, तो वो उसका परिणाम है। क्योंकि 1 दिन छुट्टी मज़े मार लिया आपने, अब 1 दिन पढ़ना पड़ेगा भाई, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे लेक्चर बड़ा हो गया है, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, और अगले वीडियो लेक्चर में भी अपन यहाँ पे रिलेशन ही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में शानदार तरीके से, अल्टीमेट तरीके से मिलेंगे भाई साहब, एक जोश के साथ में, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। और फिर एक निवेदन आपसे मेरा ये है कि आपके जो दोस्त मित्र सहपाठी हैं उनसे भी बोले भाई पढ़ो भाई साथ के साथ, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कराओ यार। आपका काम तो यही है, एक काम, पहला काम तो पढ़ना है आपका, दूसरा काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करवाना है यार, ठीक है।